गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग बुक समरी लेकर आया हूं, जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है। ये बुक आपके और आपके पैसे के कनेक्शन को जोड़ देती है। ये बुक आपको पैसे के बिहेवियर के बारे में बताती है, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल हैं। इन्होंने इस बुक में यही दर्शाने की कोशिश की है कि हमारा यानी कि इंसान का पैसे के साथ में कैसा बिहेवियर होता है। मॉर्गन हाउसल ने इस बुक में पैसे की साइकोलॉजी पर बात की है कि किस तरह से इंसान के पास से पैसा चला जाता है और किस तरह से इंसान पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। फाइनेंशियली डिसीजन इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही ले पाता है। लोगों का जैसा बिहेवियर होता है उसी के बिहेव पर इंसान अपना फाइनेंशियली डिसीजन ले पाता है। इसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां पर बिजनेस होता है। उस पूरे परिवार में लोग बिजनेस करते हैं। उस सोसाइटी के लोग भी बिजनेस करते हैं। सोसाइटी के लोग भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसके परिवार में भी इन्वेस्टिंग होती है। तो उस बच्चे से बिहेवियर अलग होगा जिस बच्चे का जन्म एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, जिस बच्चे का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। उस बच्चे से बिहेवियर उस बच्चे का बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके आसपास के लोग उसको आकर यही बार बार बोलते हैं कि तू बिजनेस नहीं कर सकता। उसको बार बार यही बोलते हैं कि बिजनेस करना सिर्फ बेईमान लोगों का काम है। इन्वेस्टिंग बहुत ही बुरी चीज है। इन्वेस्टिंग में बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। मेरे अंकल ने बिजनेस किया, फेल हो गए। मेरे चाचा खालू मामू ने बिजनेस किया, फेल हो गए। हमारे फ्रेंड ने इन्वेस्टिंग की और वो बर्बाद हो गया। तो कभी भी तुम्हें बिजनेस नहीं करना है। उस बच्चे के अंदर बचपन से ही इतनी निगेटिविटी भरी जाती है कि वो बचपन से ही यही कहने लगता है कि पैसा सिर्फ बेईमान लोगों का काम है। पैसे के बारे में उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो बड़े होकर यही बोलता है कि पैसा सिर्फ बुराई की तरफ लेकर जाता है। पैसा बहुत ही बुरी चीज है। पैसा बेईमान लोगों का काम है। और यही सोचकर वो कभी भी फाइनेंशियली डिसीजन नहीं ले पाता है। नंबर 2, लक यानी कि डेस्टिनी, किस्मत। मॉर्गन हाउसल अपनी इस बुक में लिखते हैं कि लक का हमारी सफलता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम कई बार बहुत सी चीजें करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम बार बार असफल हो रहे होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का भी साथ होता है। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये बार बार प्रयास कर रहे हो उस काम को करने के लिए और आप बार बार असफल हो जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही हो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक प्रयास करते रहे सफल होने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया। कभी कभी तो वो 50-60 साल की उम्र के बाद में सफल हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले प्रयास नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलसी थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी सफलता पाना नहीं चाहते थे या फिर सफलता पाने के लिए वो काम नहीं करते थे। वो सब कुछ करते थे, लेकिन उस वक्त में उनकी किस्मत साथ नहीं देती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप बहुत अच्छे हैं स्टॉक को पिक करने में, आपको बहुत अच्छे से फंडामेंटल आता है और आपने एक कंपनी को चूज किया और उसका बहुत अच्छे से फंडामेंटल को चेक किया, जिसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, बहुत ही अच्छे उसके फंडामेंटल है, बहुत ही अच्छे उसके टेक्निकल है। आपने सारी चीजों की रिसर्च कर ली और आपने ये एक्सेप्ट किया कि ये हमें कम से कम
20 से 22%, 25% का रिटर्न देगी। वहीं दूसरी तरफ आपके फ्रेंड ने एक ऐसी कंपनी को चूज किया जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, जिसके ऊपर कर्ज लदा हुआ है, जो अभी इसी टाइम पर प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर रही है, अभी वो इस टाइम पर कोई भी प्रॉफिट कमा कर नहीं दे रही है, लेकिन उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फिर भी यही चाहता है कि हमें कम से कम 10% का तो रिटर्न ये दे ही देगी। और आप दोनों लोग 10 साल बाद देखते हैं कि आपकी कंपनी ने 8% का रिटर्न दिया है और आपकी फ्रेंड ने जो कंपनी चूज की थी उसने 22% का रिटर्न दिया है। आपके फ्रेंड की कंपनी जो कर्ज में डूबी हुई थी, जो उस वक्त में अच्छा नहीं कर रही थी, वो सब कुछ अच्छा करने लगी, उसके ऊपर से कर्ज सारा उतर गया, और आपकी कंपनी जो अच्छा कर रही थी, जिसके ऊपर कर्ज भी कुछ भी नहीं था, वो फ्यूचर में खराब करने लगी, वो धीरे धीरे खराब होती चली गई और उस कंपनी का रिटर्न्स 8% आया और आपके फ्रेंड की कंपनी का रिटर्न्स 22% का आया। कंपनी को चूज करने में आपने मेहनत ज्यादा की, आपने उसके अच्छे से फंडामेंटल भी चेक किए, आपने उसको चूज करने में बहुत मेहनत की, लेकिन आपको रिटर्न 8% मिला और आपके फ्रेंड को 22% का रिटर्न मिला। दैट इज पावर ऑफ लक। नंबर 3 टेल्स यू विन। कोई भी इंसान हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। मॉर्गन हाउसल अपनी इस बुक में लिखते हैं कि अगर आप 10 में से 6 बार भी सही डिसीजन ले लेते हैं, अगर आप 10 में से 6 बार भी आप सही साबित हो जाते हैं, तो भी आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका हर डिसीजन पहली बार में ही सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उनका हर डिसीजन हर बार सही साबित नहीं होता है। एक डिसीजन की वजह से करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं उनके, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं सिर्फ एक डिसीजन गलत होने में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये बात दिमाग में बिठा ली कि मैं हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता, तो आप फेल होने के बाद भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 4 इनफ। मॉर्गन हाउसल इस बुक में लिखते हैं कि आपके पास इनफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास में इनफ नहीं होता है तो आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपको कहां पर रुकना है, और आप पैसे के पीछे हमेशा भागते रहते हैं। आप बीवी, बच्चे, फैमिली, परिवार, खुशी सबको भूलकर आप पैसे के पीछे, आप और ज्यादा पैसे कमाने की लालच में भागते रहते हैं, सब कुछ भूलकर। अब इनफ का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबी में ही जिंदगी गुजारें, आप कंजूस बन जाएं, या फिर आप 10, 20, 30 हजार, 40 हजार कमाने लगे तो आपने ये सोच लिया कि बस मेरी जिंदगी में ये बहुत है, मुझे अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब ये इनफ नहीं है। इनफ का मतलब है कि आप इतनी इनकम, आपके पास में इतनी इनकम हो जाए कि आपको जब तक भी आप जिंदा रहेंगे, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप काम करते रहेंगे, लेकिन पैसे के लिए नहीं। इनफ का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहां पर रुकना है, कितनी दौलत आपके पास होगी जहां पर आप ये कह सकते हैं कि बस अब मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं। नंबर 5 कंपाउंडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इस बुक से, जो मैंने बहुत ही गहराई से जो सीखा है वो है कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल इस बुक में कंपाउंडिंग के बारे में लिखते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में बहुत सी बुकों में भी दिया गया है, लेकिन मॉर्गन हाउसल इस बुक में कंपाउंडिंग को लेकर बहुत ही एक अलग चीज बताते हैं, जिसको ज्यादातर बुकों में शामिल नहीं किया गया है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे पहला नाम जो आता है वो है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट का क्यों सबसे पहले नाम आता है, क्यों इतने वो अमीर बने हैं, क्यों इतने वो रिच बने हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से। मॉर्गन हाउसल इस बुक में लिखते हैं कि वॉरेन बफेट इसलिए इतना अमीर नहीं है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो इसलिए इतना अमीर है क्योंकि वो बचपन से ही अच्छे इन्वेस्टर हैं।
कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कब काम करती है? जब आप 10 साल की उम्र में कंपाउंडिंग सीख लेते हैं, जब आप 15 साल की उम्र में कंपाउंडिंग सीख लेते हैं, जब आप 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में कंपाउंडिंग सीख लेते हैं, तब आपकी कंपाउंडिंग बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बुफेट के इतने रिच होने की क्या वजह है? क्या आप जानते हैं वॉरेन बुफेट इतने अमीर कैसे बने और ज्यादातर 5 नंबर पर रहते हैं? क्योंकि उन्होंने 10 साल की उम्र से ही कंपाउंडिंग सीख ली थी। उन्होंने 15 साल, 12, 13 साल की उम्र में ही बहुत अच्छे से कंपाउंडिंग वो समझ चुके थे और 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। वॉरेन बुफेट ने एक अनुमान के अनुसार लगभग 22% का रिटर्न सालाना हासिल किया है, जबकि जिम साइमन ने 66% का रिटर्न सालाना हासिल किया है। तो सबसे ज्यादा रिच किसको होना चाहिए था? 66% वाले यानी कि जिम साइमन को। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा रिच यहां पर कौन है? वॉरेन बुफेट। वॉरेन बुफेट की नेटवर्थ जिम साइमन से 75% ज्यादा है, यानी कि जिम साइमन की नेटवर्थ से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि वॉरेन बुफेट ने अपनी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दी थी। नंबर 6, डोंट शो ऑफ योर मनी। पैसे का दिखावा मत करो। मॉर्गन हाउसल इस बुक में लिखते हैं कि अगर आप पैसे का दिखावा करते हैं तो आप गरीबी की तरफ जाते हैं। पैसे का दिखावा आपको गरीबी की तरफ लेकर जाता है। शो ऑफ करने के लिए आप महंगी से महंगी चीजें खरीदते हैं। आपके पास में एक कार है तो आप दूसरी कार खरीद लेंगे लोगों को दिखाने के लिए। आपके पास में 4 ड्रेसेस हैं ऑलरेडी, लेकिन आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जाने के लिए आप 5वीं ड्रेस भी, महंगी से महंगी ड्रेस खरीद लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। बहुत से लोगों को अपने आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास में पैसा आते ही वो शो ऑफ करने लगते हैं। उनके पास पैसा जैसे ही आया, कहीं से लॉटरी लग गई या फिर उन्होंने खुद कमाया या फिर पुरानी संपत्ति उनको मिल गई, तो उनके पास पैसा आते ही शो ऑफ करने लगते हैं। महंगी से महंगी कारें खरीदने लगते हैं, गाड़ियां खरीदने लगते हैं, बुलेट लेकर आ जाते हैं, महंगी से महंगे घर बनवा लेते हैं। एक घर है उनके पास जबकि रहने के लिए, दूसरा तीसरा घर भी बनवा लेते हैं और कुछ वक्त के बाद में आप देखते हैं 10-15 साल के बाद में वो एकदम गरीब हो जाते हैं। उनके पास से जितनी भी संपत्ति होती है, जितना भी पैसा होता है, वापस से वो पानी की तरह चला जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा आते ही वो महंगी से महंगी चीजों को खरीदने लगते हैं। लास्ट में उनके पास चीजें ही रह जाती हैं, पैसा नहीं। लेसन नंबर 7, जो हमारे अमीर बनने की जड़ है, जो हमारे अमीर बनने की नींव है, यानी कि सेव मनी। अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा सेव कीजिए। मॉर्गन हाउसल इस बुक में आपको ये नहीं कहते कि 10-20% अपनी कमाई, अपनी सैलरी में से सेव कीजिए, बल्कि मॉर्गन हाउसल इस बुक में आपको ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की साइकोलॉजी क्या है। आपको ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कैसे सेव कर सकते हैं अपनी साइकोलॉजी पर काम करके। मॉर्गन हाउसल इस बुक में लिखते हैं कि अगर आप ज्यादा पैसा सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी से ईगो साइड कर दीजिए। आपकी ईगो आपसे ज्यादा पैसा खर्च कराती है। आपकी ईगो आपको ये बताती है कि अगर आपने 3000 का जूता नहीं खरीदा तो आपके दोस्त क्या सोचेंगे। आप ये सोचते हैं कि अगर आपने 10,000 की वॉच नहीं खरीदी तो आपके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, आपके दोस्त क्या सोचेंगे, आपको गरीब समझेंगे और आपकी ईगो आपसे ज्यादा पैसे खर्च कराती रहती है। जब आप अपनी ईगो को साइड कर देते हैं तो आपको ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। आप 10,000 की वॉच पहने या फिर आप 1000 रुपए की वॉच पहने, आप 3000 का जूता पहने या फिर आप 800 रुपए का जूता पहने, आपको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं क्योंकि आपके डिजायर
कम होंगे, आपके डिजायर तभी कम होंगे जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त क्या सोचेगा। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे, और आप ये सब सोचना तभी बंद कर सकते हैं जब आप अपनी ईगो को साइड कर देंगे। तो कैसी लगी आपको ये बुक समरी, और कौन सा लेसन आपको सबसे अच्छे से समझ आया और आप अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।